हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक का चैप्टर 3 दैट इज विंड्स ऑफ चेंज एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर की इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइज। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सभी क्वेश्चन आंसर्स बैक एक्सरसाइज सब कुछ आपको क्लियर करवा देने वाली हूँ यहाँ पर इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो देखिए बच्चे, ये जो फिलअप्स हैं, ये जब चैप्टर की डिस्कशन कर रहा था ये हमने कर लिया था। ठीक है, ये जो मैच द फॉलोइंग्स हैं ये भी कर लिए थे हमने। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं। यस, देयर इज दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चे यहाँ पर क्या किया गया है, स्टेट वाइज स्टेट लिख दिया गया है। ठीक है, तो फैंस कौन कौन से वहां पाए जाते हैं, कौन से मटेरियल से बनते हैं, तो जो भी फिलअप दिया है वो आपको फिल करना है। तो फर्स्ट इज राजस्थान का जो एप्लीक हैंड फैन है। ठीक है, किस मटेरियल से बनता है बेटे, यहाँ पर देखियो आपको बुक में बता देती हूँ। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए तो ये जो एप्लीक फैन है, हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज मेड ऑफ पीसेस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स sewn onto another cloth with the use of ornamental needlework। ठीक है, तो ये आपको लाइन जो है यहाँ पर फिल कर देनी है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है बच्चे, गोल्ड थ्रेड से क्या बनता है। ठीक है, देखिए गोल्ड थ्रेड से भी राजस्थान का ही फैन बनता है। ठीक है, जिसका क्या नाम है, जारदोजी फैन। ठीक है, देखिए इसी के नीचे लिखा है। ओके, ये देखिए द जारदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान डिफर्स इन इट्स यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट एंड इनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है बच्चे, यहाँ पर क्या फिल करोगे, यहाँ राजस्थान ही फिल करोगे। ओके, एंड यहाँ पर क्या कर दोगे, जारदोसी फैन का नाम लिख दोगे, हैंड फैन। ओके, क्लियर। चलिए टेम्पल हैंड फैन। ठीक है बेटे, टेम्पल हैंड फैंस भी राजस्थान में ही मिलते हैं। ठीक है, अगेन द स्टेट इज राजस्थान। ओके, और उसी के नीचे आप थोड़ा सा देखोगे, देखो जहां पर हमने ये पढ़ा था जारदोजी हैंड फैन के बारे में। देखिए ये रहा, इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू दीज आर मेड बाय एनग्रेविंग ब्रास एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख दोगे बेटा, मटेरियल में किससे बनता है ये, एनग्रेविंग बाय एनग्रेविंग ब्रास। ठीक है, या ब्रास भी लिख कर आ सकते हो, एंड हैव अ सिल्वर लॉन्ग हैंडल, तो ये आप लिख दोगे यहाँ पे। ओके, क्लियर। तो देखिए ये भी यहाँ पर आपका फिल हो जाएगा। ओके, देन मटेरियल यूज्ड भी लिख दोगे यहाँ पे। ओके, एंड राजस्थान का ही है ये टेम्पल हैंड फैन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेट बच्चे, गुजरात, मिरर हैंड वर्क। ठीक है, मिरर वर्क हैंड फैंस। ठीक है बच्चे, मिरर हैंड ये इसी के नीचे लिखा है। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे देखो ये रहा, अब बेस्ड ऑन एम्बेलिश विद मिरर वर्क। ठीक है, तो ये जो मिरर हैंड फैंस है बेटा, ये किस मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है, प्योर कॉटन बेस्ड फैंस होते हैं। देखिए लिखा है दीज हैंड फैंस। ठीक है, दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैंस एम्बेलिश्ड विद मिरर वर्क। तो जिनमें मिरर वर्क होता है बच्चे, तो उसमें मटेरियल का यूज होता है कॉटन बेस्ड होते हैं ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लिख दोगे। ओके, क्लियर, आई थिंक सो दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीड्स हमें मटेरियल बताया गया है। ठीक है, देखिए देखिए बीड्स जो है हमें मटेरियल बताया गया है, हमें बताना है ये किस स्टेट का है फैन, और इस फैन का क्या टाइप है, क्या नाम है। ओके, तो देखिए इसी के नीचे लिखा है, जहां आप गुजरात के बारे में पढ़ रहे हो, देखिए इसको बोलते हैं बीड हैंड फैन। ओके, क्लियर। तो ये भी किस स्टेट का है, ये भी गुजरात स्टेट का ही है। ओके, क्लियर। तो ये आप फिल कर दोगे यहाँ पे, कलरफुल बीड्स एंड हैड अ सिल्वर हैंडल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, बीड हैंड फैन, और ये भी कहाँ होता है, गुजरात में ही होता है। नेक्स्ट, लेदर डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल। ठीक है, तो बच्चे ये भी जो है गुजरात के कच्छ में ही मिलता है, ये हमें इसी के नीचे लिखा है। इस फैन हैंड फैन का क्या नाम होता है बेटा, कच्छ। देखो लिखा ना यहाँ पर, कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच लेदर हैंड फैंस। ओके, डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल एट इट्स सीम्स। तो ये यहाँ पर आपको लिखा है, तो यहाँ पर आप इसके टाइप ऑफ फैन में लिख देंगे कच्छ लेदर फैन। ओके, अगेन स्टेट वुड बी गुजरात। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे लेदर हैंड फैन एंड स्टेट वुड बी गुजरात ओनली। ओके, क्लियर। चलिए वेस्ट बंगाल में जो मिलते हैं 16 हैंड फैंस जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो इनमें मटेरियल का यूज होता है बच्चे, देखिए यहाँ पर स्क्रॉल अप करते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें मटेरियल का यूज होता है, ये लिखोगे लिखा है ना, फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर। ओके, तो ये आप लिख दोगे मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर, ये किसका होता है, ऑफ द सोला। ओके, क्लियर। सोला इज अ टाइप ऑफ ग्रास। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो हैंड फैंस मिलते हैं उनका क्या नाम होता है, जो बनते हैं प्योर गोल्ड सिल्वर जरी सिल्क एंड सेटिन फ्रिल से। ओके, तो बच्चे इसी के नीचे लिखा है। ठीक है, ये देखिए द बहार हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश आर अडॉर्न्ड विद प्योर गोल्ड सिल्वर जरी सिल्क एंड सेटिन फ्रिल्स। तो ये आपको फिल करके दे दिया है, तो आपसे फैन का नाम पूछा है, स्टेट भी बता दी गई है, तो आप पहाड़ हैंड फैंस लिख दोगे वहां पे।
ओके, व्हाट विल यू राइट? पहाड़ हैंड फैंस। ओके, पहाड़ हैंड फैंस। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। बिहार स्टेट में जो मटेरियल्स यूज से बनते हैं, बैम्बू यूज किया जाता है, तो इन हैंड फैंस को क्या नाम है? ओके, तो इसी के नीचे ही लिखा है बेटा, यहीं पर आपको दिखा देती हूँ। देखिए, बिहार कलरफुल एंड स्टडी बैम्बू हैंड फैंस। ठीक है, तो इनका क्या नाम है बच्चे? बैम्बू हैंड फैंस। बिहार में क्या बनते हैं? बैम्बू हैंड फैंस बनते हैं, जिसमें मटेरियल यूज क्या होता है? बैम्बू होता है। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये कुछ एक पैराग्राफ जो है आपके चैप्टर में से उठा के लिख दिया है यहाँ पे, एंड देन उससे रिलेटेड 5 जो है क्वेश्चंस पूछनी है इन द सेम मैनर। स्टैंजा नंबर 2 भी दिया है और 2 से रिलेटेड भी 5 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। ओके, तो ये सभी के आंसर्स आपके लिए प्रिपेयर कर दिए हैं। लेट मी क्विकली स्विच द स्क्रीन। ओके, तो देखिए, ये मैच द फॉलोइंग्स थे, हम कर चुके थे। ओके, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। तो आपके लिए पूरा पैसेज भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ओके, ओवर टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स, यहाँ पर स्पेस आना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। ओके, they were considered exotic and stylish, although there was substantial commonality in their use across India. Different villages and towns developed their own varieties of traditional pankhas. Okay, each place developed pankhas with distinct material or variety of intricate design that set them apart from one another. Okay, तो ये आपको पैराग्राफ दे दिया है, साफ साफ इसमें पंखास के बारे में ही लिखा है कि कल्चरल गुड कैसे बना, इसको ट्रेड रूट से क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, काफी एक्सोटिक मतलब स्टाइलिश, काफी एलिगेंट होता है देखने में। ओके, क्लियर। और जो है अलग अलग टाउन्स जो है उन्होंने अपने अपने ट्रेडिशनल पंखास जो है अलग अलग वैरायटीज जो है वो डेवलप कर ली हैं। ओके, और अलग अलग ही मटेरियल यूज होता है, अलग अलग इंट्रिकेट मतलब डिटेल्ड डिजाइनिंग होती है, जिन जो उन पंखों को एक दूसरे से क्या बनाती है? अलग बनाती है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछे हैं? स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। तो क्या सेंटेंस दिया बच्चे हमें? पंखास वर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, यस, बिल्कुल ट्रू। ठीक है, पंखास जो थे वो बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर आइटम थे कॉमर्स के। पंखास वर सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड। तो हमें कैसे पता चल रहा है? ये हम उसके जो प्रूफ में हम दे सकते हैं कि ये हमने ऊपर पढ़ा है, जिसके कारण हम इस स्टेटमेंट को ट्रू बोल रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why has the word traditional been used to describe पंखास? ओके, तो पंखास को डिस्क्राइब करने के लिए ट्रेडिशनल वर्ड क्यों यूज किया है? ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? पुरातन, राइट, जो पुराने समय से चलता आ रहा है उसी को बोलते हैं ट्रेडिशन, परंपरा, राइट। तो द वर्ड ट्रेडिशनल हैज बीन यूज्ड बिकॉज पंखास हैव बीन यूज्ड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स, क्योंकि पंखास को बहुत एंशिएंट पुराने समय से ही यूज करते हम आ रहे हैं, एंड आर क्लोजली कनेक्टेड विद रीजनल कल्चर, कस्टम्स एंड क्राफ्टमैनशिप। ठीक है, किससे कनेक्टेड है? रीजनल कल्चर। ठीक है, हर एक जो पंखा है, ठीक है, उसका जो डिजाइन है, उसका जो मटेरियल यूज होता है उसको बनाने में, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? उसकी रीजनल डाइवर्सिटी पर वो डिपेंड करता है, राइट। तो रीजनल कल्चर लिख दिया, कस्टम्स मतलब रीति रिवाज, क्राफ्ट्समैनशिप, राइट, तो बनाने का ढंग सबका अलग अलग है। दीज फैंस वर नॉट मेयरली फंक्शनल टूल्स, ये फैन सिर्फ फंक्शनल टूल्स ही नहीं है। फंक्शनल टूल्स मतलब इनका क्या फंक्शन होता है बेटा? फैनिंग, राइट, हवा करना। दे हेल्ड डीप रिलीजियस एंड सोशल इंपॉर्टेंस। इसके अलावा फंक्शनल टूल के अलावा इनका डीप रिलीजियस एंड सोशल इंपॉर्टेंस है। बीइंग यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डाइटीज। ठीक है, इनको पहले टेम्पल्स में यूज किया जाता था, डाइटीज मतलब देवी देवताओं को क्या करने के लिए? फैन करने के लिए। एंड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। ठीक है, रॉयल कोर्ट्स में किंग्स को फैन करने के लिए इनको यूज किया जाता था। तो इन सब एविडेंस के कारण हम कह सकते हैं कि जो पंखास है वो काफी ट्रेडिशनल है। ओके, क्लियर। तो हमसे यही पूछा था कि ट्रेडिशनल वर्ड क्यों यूज किया है। चलिए कंप्लीट द स्टेटमेंट, हमें यहाँ स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। द सेंटेंस दे वर कंसीडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। ठीक है, ये जो क्या माने जाते हैं? एक्सोटिक एंड स्टाइलिश मान जाते हैं। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्सोटिक? का मतलब वही हो गया चार्मिंग, फैसिनेटिंग, जो दिखने में काफी मनमोहक लगे, राइट। इज एन ओपिनियन एंड नॉट अ फैक्ट बिकॉज। ठीक है, ये एक ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है। क्यों? इसका रीजन दीजिए। देखिए, ओपिनियन है ये बच्चे, क्यों है ओपिनियन? बिकॉज डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट पंखास। ठीक है, क्योंकि हर एक की पंखास के बारे में जो है व्यू जो है वो अलग हो सकती है, राइट। फैक्ट जो है वो सबके लिए सेम रहता है, ठीक है, लेकिन ओपिनियन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एंड दिस स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस अ पर्सनल जजमेंट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये पर्सनल जजमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। या आप दूसरा ये भी लिख के ला सकते हो, एक्सोटिक एंड स्टाइलिश है सब्जेक्टिव फीलिंग्स। ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स है, मतलब कि जो सब्जेक्टिव मतलब जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बच्चे? पंखास है, राइट। तो जो सब्जेक्ट की बात हो रही है ये उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव फीलिंग्स हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी, दैट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि ये जो दे आर कंसीडर्ड एज एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, इसको हम ओपिनियन मानेंगे ना कि फैक्ट मानेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फर वन रीजन फॉर कॉमनैलिटी इन द यूज ऑफ पंखास अक्रॉस इंडिया।
ठीक है, एक रीजन दीजिए कि क्या कॉमनैलिटी है, ठीक है, पंखा की यूज में अक्रॉस इंडिया। ओके, पंखास वर कॉमनली यूज अक्रॉस इंडिया बिकॉज दे प्रोवाइडेड रिलीफ फ्रॉम हीट। ओके, तो क्यों पंखास को यूज किया जाता है, क्या कॉमनैलिटी है, क्योंकि पंखास जो है वो गर्मी से राहत पाने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो हमें गर्मी से राहत पहुंचाते हैं, ठीक है, एंड वर यूजफुल इन डेली लाइफ, ठीक है, और उनको डेली लाइफ में क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। वन रीजन इज द कॉमन नीड फॉर कूलिंग अक्रॉस, या तो आप ये भी लिख सकते हो बेटा कि दूसरा रीजन ये है कि कॉमन नीड फॉर कूलिंग अक्रॉस इंडियाज वार्म ज्योग्राफी बिफोर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि जब पहले इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं थी, ठीक है, इतना हमारा देश डेवलप ही नहीं था, तो इलेक्ट्रिसिटी के आने से पहले इन्हीं पंखास को यूज किया जाता था, ठीक है, फैन करने के लिए, जो इंडिया का वार्म ज्योग्राफिकल वेदर है उससे अपने आप को बचाने के लिए पंखास को ही यूज किया जाता था, ठीक है, इनका फंक्शन यही था कि हमें क्या करते थे, हीट से क्या करते थे, हमें राहत पहुंचाते थे, रिलीफ पहुंचाते थे। ओके, तो आप इन स्टेटमेंट्स को यूज करके आंसर लिख सकते हो। ओके, चलिए फिफ्थ, सिलेक्ट विच वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट असर्शन फॉर द गिवन रीजन। ओके, तो यहाँ पर बच्चे क्या दिया है, सिलेक्ट, यहाँ पर रीजन दिया है पंखास वर मेड ऑफ इंडिजीनियस मटेरियल, ठीक है, पंखास जो है वो इंडिजीनियस मटेरियल के बने होते हैं, यूनिक टू रीजन, ठीक है, रीजन टू रीजन जो है ये काफी यूनिकनेस होती है इनके अंदर, विद इलेबोरेट डिजाइन, ठीक है, इनकी जो डिजाइन होते हैं वो भी काफी क्या होते हैं, इलेबोरेट होते हैं। ओके, क्लियर, तो ईच काइंड ऑफ पंखास कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर, ठीक है, तो इसका क्या होगा रीजन का, एक बारी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। सिलेक्ट विच वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट असर्शन फॉर द गिवन रीजन। अच्छा, ओके, रीजन हमें दिया है और हमें असर्शन बतानी है कि कौन सी करेक्ट होगी। तो यूनिकनेस की बात की गई है, यहाँ पे इलेबोरेट डिजाइन की बात की गई है जो पंखास को एक दूसरे से अलग बनाती है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या रहने वाली है, ईच काइंड ऑफ पंखास कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर। हाँ बच्चे, यही है इसकी स्टेटमेंट, तभी तो उसका रीजन ये दिया है। ओके, पंखास आर यूज्ड बाय मेनी पीपल, नहीं, ये तो बिल्कुल भी स्टेटमेंट नहीं है। ओके, क्लियर, चलिए अब सेकंड पर बढ़ते हैं बच्चे। सेकंड भी जो आरटीसी है आपकी बुक से ही लिखी है मैंने। ओके, विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टाइम के साथ साथ और जब जैसे ही एडवेंट मतलब नई टेक्नोलॉजी का अराइवल हुआ, इनोवेटिव क्रिएशंस का अराइवल हुआ, द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास रन द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस। ओके, तो जो पंखा का जो ब्यूटीफुल कल्चर था उसमें रिस्क आ गया कि ये धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस को क्या करते जा रहा है, पहचान को खोते जा रहा है। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म इनटू अ कमर्शियल बिजनेस, ठीक है, पहले ये पर्सनल यूज के लिए बनाया जाता था, कहने का मतलब फैनिंग के लिए बनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे इनोवेशन हो गया, ठीक है, मॉडर्न एयर कंडीशनर्स आ गए, सीलिंग फैंस आ गए, ठीक है, पहले तो सबसे पहले सीलिंग फैंस आए, पहले तो टेबल फैन आया, फिर सीलिंग फैन आया, राइट, फिर कूलर्स आ गए, ठीक है, अब उसके बाद एयर कंडीशनर्स आ गए, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होते जा रहा है, ठीक है, तो ओवर टाइम की जो हैंडीक्राफ्ट है हैज ट्रांसफॉर्म इनटू अ कमर्शियल बिजनेस, ठीक है, ये कमर्शियल बिजनेस में शिफ्ट हो गई है, नाउ प्रोवाइडेड सम, लेकिन अब ये किसकी तरह यूज किए जाने लगी है, ये मोर फॉर डेकोरेशन यूज किए जाने लगे हैं आर्टिकल्स, राइट, नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियाज आर्टिसंस, ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी है, बहुत सारे इंडिया के जो कलाकार हैं, ठीक है, कारीगर हैं, उनके लिए सोर्स ऑफ सर्वाइवल भी है। The slight increase in popularity and demand is significantly affected by different versions of पंखास being crafted. तो इनका जो इंक्रीज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पॉपुलैरिटी के ऊपर, कि कौन सा पंखा कितना पॉपुलर है, उसकी कितनी डिमांड है, ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट वर्जन ऑफ पंखा बीइंग क्राफ्टेड, ठीक है, तभी जिसकी डिमांड होगी, ठीक है, जो ज्यादा पॉपुलर होगा उसी को तो बनाओगे, राइट। चलिए अब नीचे क्वेश्चन क्या पूछे हैं, इनफर वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन पंखा, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई इसमें पंखे के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, यही कि पंखे को अब कूलिंग के लिए यूज नहीं किया जाता, रेदर देन अब इसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है, यही है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट। तो देखिए क्या रहने वाला है इसका आंसर, द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ हैंड क्राफ्टेड पंखास runs the risk of slowly losing its presence as modern cooling devices take over, ठीक है, तो जो कल्चर ऑफ हैंड क्राफ्टेड पंखास है, ठीक है, ये रिस्क रन कर रहे हैं किसका, अपनी पहचान को खो देने का, क्योंकि मॉडर्न कूलिंग डिवाइसेस जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, एंड पीपल नाउ प्रेफर इलेक्ट्रिक फैंस एंड एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा, ठीक है, इसीलिए लोग अब क्या प्रेफर करते हैं, इलेक्ट्रिक फैन, सीलिंग फैंस, ठीक है, एयर कंडीशनर्स, इन सबको प्रेफर करते हैं, ठीक है, टू स्टे कूल, राइट। आगे, कंप्लीट द स्टेटमेंट विद एन अप्रोप्रिएट रीजन, ठीक है, हमें रीजन देना है यहाँ पे बच्चे। द राइटर रेफर्स टू पंखास नॉट जस्ट एज एन ऑब्जेक्ट बट एज कल्चर, बिकॉज, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट इंडियाज ट्रेडिशंस, आर्ट, स्टोरीज एंड रीजनल क्राफ्टमैनशिप रेदर देन जस्ट बीइंग अ टूल, ठीक है, अब वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ही, मेयर ऑब्जेक्ट के तौर पर ही इसको ट्रीट नहीं किया जा रहा, लेकिन ये हमारा कल्चर, कल्चर मतलब क्या होता है बेटा, हमारी सभ्यता का पार्ट बन गया, राइट, क्यों, क्योंकि ये हमारे इंडिया के ट्रेडिशन को झलकाता है,
हमारी इंडिया की आर्ट को झलकाता है, स्टोरीज हमारी बताता है, ठीक है। रीजनल क्राफ्टमैनशिप है कि हर एक रीजन की पंखा अलग अलग है ना, तो उसका जो क्राफ्टमैनशिप है, कहने का मतलब जो हैंड स्किल है, पंखे को बनाने का हुनर है, वो भी अलग अलग है। रेदर देन जस्ट बीइंग अ टूल, ये सिर्फ एक हवा देने वाला टूल ही नहीं रह गया, ठीक है। ये इंडिया की बहुत सारी चीजों को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। इंडिया के किस किस चीजों को लिखे होगे आप, ट्रेडिशन को, आर्ट को, ठीक है, रीजनल क्राफ्टमैनशिप को, स्टोरीज को, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट अ लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच डिपिक्ट्स हाउ द रोल ऑफ पंखास हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, ठीक है। तो इससे कौन स्टेंजा में से आपको लाइन बतानी है, तो स्टेंजा से बेटा बहुत इजीली आप पिक कर लोगे। यहाँ पर वंस मेड फॉर पर्सनल यूज ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कमर्शियल बिजनेस, ठीक है, कि पहले पर्सनल यूज के लिए बनाया जाता था, लेकिन अब ये कमर्शियल बिजनेस में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया है। ओके क्लियर। तो यही लाइन से पता चलता है, ठीक है, जिसमें पंखा के यूज में क्या आया है, चेंज आया है। लिस्ट वन वे इन विच द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पंखास माइट बेनिफिट आर्टिसंस, ठीक है। तो एक तरीका बताइए जिससे अगर पंखास की डिमांड जो है वो बढ़ती है, ठीक है, तो इससे हमारे इंडियन आर्टिसंस को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इससे क्या होगा, अगर पंखा की डिमांड बढ़ेगी तो इट प्रोवाइड्स आर्टिसंस विद अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो इससे हमारे जो आर्टिसंस है, जितने भी कलाकार हैं, उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिलेगा और उनकी जो इनकम अपॉर्चुनिटीज है वो भी अच्छी हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द फैक्टर दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ पंखा, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन मतलब वही होता है जो लार्ज स्केल में पंखास को बनाने जाने लगा है, मतलब कि बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इतना लार्ज स्केल में जो पंखास की डिमांड है, ठीक है, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कल्चरल प्रिजर्वेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में तो उल्टा पंखास का जो यूज है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, वो तो कम हो गया है, ठीक है। आर्टिसन आर्टिसन इनिशिएटिव्स नहीं, कल इकोनॉमिक डिमांड, जो इकोनॉमिक डिमांड है ना फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस, वो बढ़ गई है, जिसके कारण जो इस पंखास का कमर्शियलाइजेशन हो गया, कहने का मतलब लास्ट टाइम इनका जो है बिजनेस के रूप में ये स्टैब्लिश हो गया है। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट जो है आपके आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, फटाफट से आपको एक बारी बुक में भी चेक करवा देती हूँ। देखिए, ये हमने दोनों आरटीसीज जो है वो डिस्कस कर ली हैं। इन आरटीसीज के बाद देन कम्स क्वेश्चन आंसर्स। देखिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन आंसर्स है। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, ओवरऑल 6 क्वेश्चंस आर देयर। ओके क्लियर। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके एनसीईआरटी से ही मैंने पिक करे हैं, तो सबके आंसर्स चेक कर लेते हैं। हाउ डज द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज कैप्चर द एसेंस ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो जो टाइटल है हमारे चैप्टर का बच्चे, विंड्स ऑफ चेंज, ठीक है, विंड्स ऑफ चेंज का क्या मतलब हुआ बच्चे, परिवर्तन की हवाएं, राइट। तो ये कैसे हमारे चैप्टर के जो सार है उसको कैप्चर कर रही हैं। ओके, मतलब कि कैसे हमारा जो चैप्टर है वो इससे रिलेट कर रहा है। ओके, परिवर्तन की हवाएं, हाँ तो बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। हम यही लिखोगे कि जो पंखा है, ठीक है, वो अब उनका जो पहले जो एक किसके लिए यूज होते थे, वो हवा के पर्पज के लिए यूज होते थे, लेकिन अब वो क्या डेकोरेटिव आइटम्स के लिए यूज होते हैं और इतना कमर्शियलाइजेशन हो गया उनका। ओके क्लियर। तो यही आपने लिखना है इसके अंदर, बेसिकली ट्रांजिशन बताना है, चेंज बताना है, ठीक है। इट इज क्लियरली शोन इन द चैप्टर हाउ विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव क्रिएशंस देयर came a drastic shift in the use of pankhas from an ordinary and simple household item to traditional handicraft and has transformed into a commercial business product that provides livelihood to Indian artisans and is now being used for decorative purposes on large scale rather than being mere an article used for fanning। हाँ तो देखिए, बिल्कुल देखिए कितना सिंपल सा आंसर आपके लिए फ्रेम कर दिया है कि ये बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के आगमन से और जो इनोवेटिव जो है क्रिएशंस हो रहे हैं, तो इससे ड्रास्टिक शिफ्ट आया है पंखास के यूज में। पहले ये ऑर्डिनरी सिंपल हाउस होल्ड आइटम था, ठीक है, लेकिन अब ये ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट बन गया है, जिसने किसमें तब्दील हो गया है, कमर्शियल बिजनेस प्रोडक्ट में तब्दील हो गया है, ठीक है, जो सेवरल ऑफ इंडियन आर्टिसंस को क्या प्रोवाइड करता है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, और अब इसको यूज किया जाता है डेकोरेटिव पर्पस ऑन लार्ज स्केल रेदर देन सिर्फ एक ही आर्टिकल के रूप में यूज नहीं होता जो फैनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। तो यही लिखना है। तो परिवर्तन की हवाएं, तो परिवर्तन आया है, राइट, पंखे की यूज में भी परिवर्तन आया है, तो इसीलिए चैप्टर जो है बिल्कुल इसके सार को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। ओके क्लियर। चलिए, support the following statements with any two relevant examples from the chapter. The structure and design of पंखाs are testimony to the cultural identity of the region। हाँ तो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट पंखास यहाँ पर आपने एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि वो बोल तो रहे ना जिस तरीके का ढांचा होगा, है ना, स्ट्रक्चर होगा पंखे का, क्या डिजाइनिंग होगी उसकी, ठीक है, ये इस चीज का सबूत है, ठीक है, टू द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द रीजन, ठीक है, कि मतलब कि पंखे को देखकर आप पहचान जाओगे ना कि ये पंखा राजस्थान का है, ये पंखा मिरर वर्क अगर आपने देखने तो आप पहचान जाओगे कि ये पंखा कहाँ का है, ये पंखा गुजरात का है। अगर आपने वो 16 ग्रास वाला पंखा देख लिया तो आपको पता चल जाएगा ये वेस्ट बंगाल का पंखा है, राइट। तो वो यही बोल रहा है कि आप इसके एग्जाम्पल्स दीजिए।
तो वही हमने एग्जाम्पल देने अलग अलग काइंड ऑफ पंखास के बारे में जो हमने पढ़ा है ना, तो वही सारे पंखास के एग्जाम्पल हम लिख देंगे। तो देखिए फटाफट से रीड आउट कर देती हूँ, इसका आंसर आप जानते हैं, जो हमने टेबल डिस्कस करा था ना बच्चे, इसमें वही आंसर आएगा। तो राजस्थान नोन फॉर इट्स एंटिक applique fans made of fabric pieces sewn with ornamental needlework, as well as Zardozi fans featuring glittering gold thread. They also produce engraved brass temple fans and painted cardboard fans offered to gods. Okay, देखिए 4 तरीके के पंखास हो गए। गुजरात जो है फेमस फॉर एलिगेंट कॉटन फैंस विद मिरर वर्क, ठीक है, एंड बीड क्राफ्ट के लिए फेमस है। एंड द कच्छ रीजन इज स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड फॉर हैंड स्टिच्ड लेदर फैंस डेकोरेटेड विद वूल एंड थ्रेड। ओके, तो इसके अलावा और भी एग्जांपल्स दे सकते थे, लेकिन उसने हमें 2 ही एग्जांपल्स देने को बोला था, तो इसलिए मैंने ये दोनों जो है वो लिख दिए हैं। ओके, आप चाहें तो आप दूसरे एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं दूसरी स्टेट्स के, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ओके क्लियर, तो आप ये भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द चैप्टर मेंशंस पंखास रनिंग द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग देयर प्रेजेंस अमंग इंडियंस, राइट। तो पंखा जो है चैप्टर में मेंशन किया गया, इसका जिक्र किया गया है, जो पंखास जो है वो धीरे धीरे अपनी जो पहचान जो खोने के रिस्क पर है। ओके, तो इंडियंस में evaluate how the balance between the preserving traditional craftsmanship and incorporating innovative designs in creation of पंखास will help in this regard। तो बताइए कि ये अपनी प्रेजेंस को ना खोएं, कहने का मतलब इनकी जो चमक है वो इंडियंस की आंखों में बरकरार रहे, तो इसके बीच में आपको संतुलन बिठाना पड़ेगा। किसके बीच में? प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, ये जो हमारी ट्रेडिशनल परंपरा परंपरा क्या बोलते हैं बेटा, परंपरा बोलते हैं ना, अब उसको आप कर लेना, ठीक है। ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप जो उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, एंड इन और उसके साथ साथ ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को तो हमने क्या करना है, प्रिजर्व करना ही करना है, सुरक्षित करना ही करना है, सुनिश्चित करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको नए नए इनोवेटिव डिजाइन को इनकॉर्पोरेट करने की भी जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों चीजें करते हो तो इससे क्या होगा, आप कैसे जो है ये जो क्रिएशन ऑफ पंखास जो है, क्रिएशन पंखा विल हेल्प इन दिस रिगार्ड। हाँ, तो ये इस कंटेक्स्ट में कैसे मदद करेंगे कि जो इंडियन पंखास है अपनी पहचान नहीं खोएंगे। ओके, हाँ बिल्कुल नहीं खोएंगे, राइट। तो बैलेंसिंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप विद इनोवेटिव डिजाइंस कैन मेक पंखास मोर अपीलिंग टू मॉडर्न पीपल। ओके, तो अगर आप क्या करते हो, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप और इनोवेटिव डिजाइन के बीच में अगर तालमेल बिठाकर चलते हो, तो पंखास जो है वो ज्यादा अपीलिंग लगते हैं मॉडर्न पीपल को। अपीलिंग मतलब काफी उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ओके, वाइल प्रिजर्विंग देयर कल्चरल वैल्यू, जिससे उनकी जो कल्चरल वैल्यू है वो भी क्या रहती है, प्रिजर्व रहती है। ओके, ट्रेडिशनल मेथड्स प्रोटेक्ट द ओरिजिनलिटी ऑफ द क्राफ्ट, ट्रेडिशनल मेथड्स को अपनाओ, ठीक है, जिससे जो क्राफ्ट की ओरिजिनलिटी है वो बरकरार रहेगी। वेयर एज इनोवेटिव डिजाइन जो है ना, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स वही होने चाहिए, लेकिन डिजाइन चेंज करते रहो, जिससे वो जो लोग हैं उनको वो अपीलिंग लगे। अपीलिंग लगे कहने का मतलब काफी देखने में मनमोहक लगे, राइट, ताकि उनकी जो डिमांड है वो कभी कम ना हो। वेयर एज इनोवेटिव डिजाइन इंक्रीज पॉपुलैरिटी एंड डिमांड, लेकिन जो इनोवेटिव डिजाइन हैं वो क्या इंक्रीज करेंगी, पॉपुलैरिटी एंड डिमांड को इंक्रीज करेंगी। दिस बैलेंस कैन हेल्प आर्टिसंस अर्न द लिवलीहुड एंड कीप द क्राफ्ट अलाइव फॉर फ्यूचर जनरेशंस। इससे क्या होगा कि जो आर्टिसंस है वो उनके लिए रोजी रोटी कमाने का जरिया भी बना रहेगा, और ये जो क्राफ्ट है वो अलाइव भी रहेगी, जिंदा भी रहेगी फ्यूचर जनरेशंस तक। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ माइट इनिशिएटिव्स सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि कैसे जो इतने सारे इनिशिएटिव्स मतलब कि जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स वगैरह, ठीक है, ये कंडक्ट करवाई जाए ताकि हम इस ट्रेडिशनल क्राफ्ट को प्रिजर्व करके रख सकें। प्रिजर्व करके रख सके कहने का मतलब ये हमारी आंखों के आगे से ओझल ना हो जाए, ठीक है, ये एकदम से बंद ही ना हो जाए, ठीक है, मतलब कि ये बरकरार रहे, चलती रहे। तो उसमें जो पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स कैन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द क्राफ्ट। अगर हम ऐसी वर्कशॉप्स कंडक्ट कराते हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, तो ये लोगों के अंदर क्या करती है, जागरूकता पैदा करती है, ठीक है, किसके बारे में, इस जो आर्ट की, क्राफ्ट की ब्यूटी, सुंदरता और इंपॉर्टेंस के बारे में। ओके, दे इनकरेज पीपल टू लर्न ट्रेडिशनल स्किल्स, ठीक है, इससे लोग भी क्या होंगे, इनकरेज फील करेंगे, उनको भी आएगा कि हम ट्रेडिशनल स्किल्स को सीखें। एंड अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ आर्टिसंस, और वो भी जो हार्ड वर्क है आर्टिसंस का, उसको क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। सच वर्कशॉप्स आल्सो प्रोवाइड आर्टिसंस विद अपॉर्चुनिटीज टू शोकास एंड सेल देयर क्रिएशंस, हेल्पिंग प्रिजर्व द ट्रेडिशन। अगर ऐसी वर्कशॉप्स होंगी तो ये आर्टिसंस के लिए एक मौका होगा कि वो अपनी जो स्किल्स है उसको शोकास कर पाएंगे, शोकेस कर पाएंगे, मतलब उसको दिखा पाएंगे, लोगों के सामने लेकर आ पाएंगे और अपनी क्रिएशंस को बेच पाएंगे, ठीक है, जिससे ट्रेडिशनल भी क्या रहेगी, प्रिजर्व रहेगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द राइटर मेंशन सेलिब्रेटिंग पंखास इन अ कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। यस,
जो राइटर है वो एंड के कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर में पंखास को सेलिब्रेट करना बताता है। ओके, असेस हाउ दिस कुड बी बेनिफिशियल टू आर्टिसंस एंड द क्राफ्ट। अगेन बच्चे वही आंसर लिखना है, घुमा फिरा के क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर दी है लेकिन आंसर वही रहेगा हमें कि अगर हम सेलिब्रेट करते हैं पंखास को, ठीक है, इससे पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो इस हैंडीक्राफ्ट में बढ़ेगा, राइट। ग्रेटर एप्रिसिएशन होगा जिससे सेल्स इंप्रूव होगी, जिससे आर्टिसंस को बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ओके, इससे क्या रहेगा, हमारा कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्व रहेगा और ये यंग जनरेशन को इनकरेज करेगा कि वो इस क्राफ्ट को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लियर, तो सेम पीछे वाला ही आंसर है, बस उसको लैंग्वेज को मोल्ड करके लिख दिया है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया है। अगर अभी तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। चलिए, हाउ डज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज ऑफ पंखास फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कल्चरल रोल ऑफ दीज ट्रेडिशनल फैंस इन मॉडर्न इंडिया। तो बोल रहा है ये जो पंखास के यूज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, कहने का मतलब सिर्फ अब पंखास जो है सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो इससे हमारा जो कल्चर कितना चेंज हो गया है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल फैंस में मॉडर्न इंडिया में हमारा कल्चर कितना चेंज हो गया है, किस तरीके से दर्शाता है, ठीक है। तो मूविंग फ्रॉम फंक्शनल टू डेकोरेटिव यूज शोज दैट पंखास आर नाउ वैल्यूड एज। हाँ, तो बच्चे इससे क्या पता चलता है कि पहले ये एक फंक्शनल टूल था। फंक्शनल टूल था कहने का मतलब इसको हवा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर अपने आंसर को बड़ा करना है तो आप वो पीछे वाला पार्ट लिख सकते हो यहाँ पे कि पहले जो पंखास है एंशियंट टाइम से यूज होते आ रहे हैं, ठीक है। इनको इनकी सिर्फ एंशियंट इंपॉर्टेंस, इनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको डाइटीज को, ठीक है, फैन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा किंग के कोट्स, किंग को फैन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो पहले ये फंक्शनल टूल था लेकिन अब इसका मूविंग फ्रॉम फंक्शनल से किसकी और बढ़ गया है, डेकोरेटिव यूज की ओर बढ़ गया है, जिससे ये पता चलता है कि पंखास आर नाउ वैल्यूड एज हेरिटेज। क्योंकि अब पंखास को किसकी तरह सेलिब्रेट किया जाता है, हेरिटेज। अब ये हमारी विरासत बन गए हैं। क्या बन गया बच्चे? विरासत बन गए हैं। ओके, एंड आर्ट रेदर देन जस्ट अ वे टू स्टे कूल, ठीक है। ये अब हमारे इंडिया के हेरिटेज को दर्शाते हैं, हमारी कला, इंडिया की कला को दर्शाते हैं, रेदर देन जस्ट अ वे टू स्टे कूल। अब ये सिर्फ एक ऐसा आर्टिकल नहीं रह गया जो सिर्फ हवा से संबंधित ही यूज किया जाता है, सिर्फ डेकोरेशन पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्विकली जंप ऑन टू यू, जब वी आर जंपिंग ऑन टू योर बुक। यस, देखिए सभी क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए। अब कम्स वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, जूम इन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चे क्या दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फटाफट से इनको डिस्कस करेंगे। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके, तो कुछ वर्ड्स दिए हैं बच्चे हमें यहाँ पर, ठीक है, जैसे एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं। अभी देखते हैं नीचे क्या बोला गया है। अभी हमने इनको क्या करना है, पेयर ऑफ वर्ड्स को हमने क्लासीफाई करना है। ये अपीयरेंस है, अपीयरेंस मतलब देखने के लिए यूज हो रहे हैं, मतलब कि किसी का हमें अपीयरेंस बता रहे हैं, या प्लेस है, या मटेरियल है। ओके, तो एक्सोटिक एंड स्टाइलिश बच्चे ये तो क्या है, अपीयरेंस है, राइट। तो ये क्या है बच्चे, एक्सोटिक, मतलब कि देखने में काफी क्या लग रहा है, फैसिनेटिंग सा लग रहा है, अट्रैक्टिव सा लग रहा है, स्टाइलिश लग रहा है, तो ये अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके क्लियर, चलिए थ्रेड एंड वूल बच्चे ये तो मटेरियल है, राइट। थ्रेड एंड वूल इज मटेरियल। चलिए नेक्स्ट, ये यहाँ पर आप डाल देना। ओके, चलिए नेक्स्ट, ऑर्नेट एंड एनक्रस्टेड। ओके बच्चे ये अगेन अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। विलेजेस एंड टाउन्स बच्चे ये क्या है, प्लेस है। स्किल एंड ब्रास बच्चे ये क्या है, सिल्क एंड ब्रास, ठीक है। ये क्या है, अगेन मटेरियल है। ओके, विद इन एंड आउटसाइड बच्चे ये क्या है, प्लेस है। ओके क्लियर, तो इनको हमने कर दिया। नाउ फाइंड मोर सच वर्ड्स पेयर्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड शेयर देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो ऐसे और भी जो कोई वर्ड्स हैं आपकी जो बुक में यूज हुए हैं, आपने इनको फाइंड आउट करना है और अपने टीचर के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो बच्चे मैं आपके साथ कुछ शेयर कर देती हूँ, जैसे यूज हुआ है बैम्बू एंड केन, ओके, और गोल्ड एंड सिल्वर यूज हुआ है। ओके क्लियर, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, इसके अलावा क्या यूज हुआ बेटा, शेप्स एंड साइज। ओके, तो और भी आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, मैंने ये तीन जो है आपको फाइंड आउट करके बता दिए हैं। ओके, चलिए फाइंड आउट दो। अब देखो नीचे क्या है बच्चे, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द वर्ड पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, राइट द मीनिंग्स ऑफ दीज एक्सप्रेशंस बाय सिलेक्टिंग देम फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सम कॉमन एक्सप्रेशंस विद एंड हैव अ फिक्स्ड ऑर्डर which cannot be changed, the shortest expression comes first, for example bread and butter, okay, not butter and bread, ठीक है बच्चे। ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, कहने का मतलब जैसे एंड का बीच में यूज हो रहा है, ठीक है,
हम हमेशा ब्रेड एंड बटर ही बोलते हैं, ये फिक्स ऑर्डर में यूज होते हैं, हम इनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। बटर एंड ब्रेड नहीं कर सकते, पहले हमेशा छोटे वाला ही आता है वर्ड एंड देन बड़े वाला वर्ड आता है, राइट। ब्रेड एंड बटर ही होता है। ओके, तो कहने का मतलब अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा, ये समझ लीजिए कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम फिक्स पैटर्न में ही, फिक्स ऑर्डर में ही यूज करते हैं, हम उसके ऑर्डर को अपनी मर्जी से इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर आपने फिक्स एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर वर्ड दिया है, इसके बाद एंड लगाना है, हाई एंड, ठीक है, और इनमें से वर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है। ओके, फिर आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है, यहाँ क्या एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ उसका मीनिंग लिखना है। ओके, क्लियर। तो आई विल क्विकली डिक्टेट, बच्चे आप पेंसिल लेकर बैठिएगा तो आप अपने आप इनके मीनिंग को लिखिएगा। ओके, क्लियर। चलिए देखिए, फर्स्ट इज हाई एंड ड्राई। ओके, हाई, देखिए यहाँ बता देती हूँ, एक मिनट। हाई एंड ड्राई, वेयर इज ड्राई, यस, हाई एंड ड्राई। ओके, तो ऐसे ही यूज होता है, ड्राई एंड हाई यूज नहीं होता, हाई एंड ड्राई ही यूज होता है। ठीक है, इसका बच्चे मीनिंग क्या होता है, नीचे मीनिंग्स दिए हैं, तो नीचे आपको इनके मीनिंग से मैच करने के लिए भी बोलेगा, हम साथ ही साथ इसके मीनिंग्स यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ लिखने भी नहीं पड़ेंगे। ओके, तो हाई एंड ड्राई का बच्चे मीनिंग होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी। ठीक है, जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हो और जब आपके पास जब कोई पैसा भी नहीं होता, ठीक है, कोई हेल्प नहीं होती और ना ही कोई पैसा होता है। ओके, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट इज कट एंड रन। ओके, कट एंड रन। ओके, तो कट एंड रन, कट एंड रन का मतलब बच्चे क्या होता है, टू एस्केप क्विकली, फटाफट से भाग जाना। ओके, तो देखिए कहाँ लिखा है, ये रहा, टू मेक अ क्विक एंड सडन एस्केप। ओके, तो ये सेकंड वाले से आपने मैच कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट, फैक्ट एंड फिगर्स, तो आपने सुना भी होगा, फैक्ट एंड फिगर्स। ओके, क्लियर। फैक्ट एंड फिगर्स का बच्चे क्या मीनिंग होता है, एक्यूरेट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, तो थर्ड वन जो है वो इससे मैच हो जाएगा, ये। ठीक है, एक्यूरेट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज बच्चे, ये इसमें हमें कल करके दिया है, ऑल एंड सनड्राई। ओके, ऑल एंड सनड्राई, तो ये रहा ऑल एंड सनड्राई, इसका मतलब क्या होता है बेटा, एवरीवन, सबकी बात की जाती है, नॉट जस्ट अ फ्यू स्पेशल पीपल। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, देखो इससे मैच कर दोगे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट से, एवरीवन नॉट जस्ट अ फ्यू स्पेशल पीपल। ओके, चलिए आगे, वियर एंड टीयर, ये तो बच्चे आपने सुना होगा, वियर एंड टीयर। ओके, वियर एंड टीयर हो जाना, वियर एंड टीयर का बच्चे क्या मतलब होता है, डैमेज हो जाना ऑब्जेक्ट को। जब हम नॉर्मल किसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं तो ये रहा बच्चे, द डैमेज टू द ऑब्जेक्ट ड्यू टू नॉर्मल यूज। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। ओके, टाइम एंड अगेन का मतलब यू होता है रेपिटेडली किसी काम को करना, ठीक है, अक्सर करना। ठीक है, ऑफन, ऑन, और ऑन मेनी, मेनी और ऑल ओकेजन्स। ठीक है, टाइम एंड अगेन का मतलब क्या हुआ बच्चे, ठीक है, टाइम एंड अगेन मीन्स रिपीट करना किसी काम को बहुत जल्दी जल्दी। ओके, तो ये रहा ऑफन और मैनी और ऑल ओकेजन्स, तो इसके साथ मैच कर दोगे, इसका मीनिंग है। ओके, थिक एंड थिन। ओके, थिक एंड थिन होता है। ओके, थिक एंड थिन, ये रहा थिन। ओके, थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है बच्चे, थिक एंड थिन इज कि जब आप बड़ी प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हो, ठीक है, व्हेन देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, तो ये रहा यहाँ पे बच्चे, इसके साथ मैच कर दोगे, व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, उसको बोलते हो कि आई एम गोइंग थ्रू थिक एंड थिन। ओके, नेक्स्ट इज हार्ड एंड फास्ट। ओके, हम बोलते हैं ना कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट का बच्चे क्या मीनिंग होता है, हार्ड एंड फास्ट मीन्स स्ट्रिक्ट। ओके, हार्ड एंड फास्ट मीन्स स्ट्रिक्ट। ओके, तो जो अब यहाँ से बच गया तो वो लास्ट आप इसके अंदर डाल दोगे, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। ओके, क्लियर। तो देखिए इनको आप कैसे यूज करोगे अपने इनके, देखिए फटाफट से यहाँ पर देखिए, इन सबके मैंने सेंटेंसेस भी आपके लिए फ्रेम कर दिए ताकि आपको समझने में इजी रहे। फटाफट से देख लेते हैं, देखिए सेंटेंस देख लेते हैं, मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। आफ्टर द बस लेफ्ट रवि वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई ऑन द रोड साइड। ठीक है, हाई एंड ड्राई मतलब बिना किसी हेल्प, उसकी बस छूट गई। ठीक है, अब वो क्या है, ना उसके पास कोई हेल्प है ना उसके पास कोई पैसे, अब वो क्या करेगा। ओके, तो कट एंड रन मतलब भाग जाना, द थीफ ट्राइड टू कट एंड रन व्हेन द पुलिस अराइव्ड। ओके, फैक्ट्स एंड फिगर मतलब एक्यूरेट डिटेल होना, द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक विद प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, ऑल एंड सनड्राई मतलब सबकी बात करना, द प्रिंसिपल इनवाइटेड ऑल एंड सनड्राई टू द स्कूल एग्जीबिशन। ओके, ये नहीं कि सिर्फ स्पेशल किसी ग्रुप को, सबको इंक्लूड कर लिया। वियर एंड टीयर मतलब द ओल्ड स्कूल बैग्स शोर साइन ऑफ वियर एंड टीयर। ओके, टाइम एंड अगेन मतलब रिपीटेडली किसी काम को करना, माय मदर हैज वार्नड मी टाइम एंड अगेन टू कीप माय रूम क्लीन। ठीक है, ओकेजनली बहुत जल्दी जल्दी मेरी मदर ने मुझे रिमाइंड कराया कि मुझे क्या करना है, अपने रूम को क्लीन रखना है। ठीक है, थिक एंड थिन का मतलब बच्चे, ट्रू फ्रेंड्स स्टे टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन, जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमेशा हमारी परेशानियों में, मुसीबतों में हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट मतलब देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर क्रिएटिविटी। ओके, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है क्रिएटिविटी को लेकर। ओके, क्लियर।
तो देखिए ये आपके लिए कर दी है ताकि आपको समझ में आ जाए। आई होप सब आपको समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीड द फॉलोइंग वर्ड कॉम्बिनेशंस ऑन द टेक्स्ट। सस्टेनेबल लाइवलीहुड, एस्थेटिकली प्लीजिंग, aesthetically pleasing, appreciating the culture। ठीक है, the given phrases are conventional combinations just like fixed expression। ये भी fixed expression की तरह नहीं है। such combinations are called collocations। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? collocations बोलते हैं। ओके क्लियर। तो जैसे अब यहाँ पर ये भी फिक्स्ड ही बेटा, ये भी पीछे जो हमारे फिक्स्ड एक्सप्रेशन है ना उनकी तरह ही यूज होते हैं। ओके जैसे द स्टूडेंट्स हैव, तो आपने इधर से सिलेक्ट करना, राइट। द स्टूडेंट्स हैव टू क्या गिव द इंग्लिश टेस्ट टुमारो या टेक द इंग्लिश टेस्ट टुमारो। बेटा जब आप एग्जाम क्या करते हो, देने के लिए आते हो ना, तो उसको गिव बोलते हो आप, लेकिन आप एग्जाम लेकर जाते हो तो उसको टेक बोलते हैं। ठीक है, ऑलवेज टेक ही होता है। ठीक है, आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू हैव अ सीट या टू टेक अ सीट। टू टेक अ सीट होता है बेटा। ओके क्लियर। तो आप टू हैव अ सीट नहीं कर सकते। ओके ये भी फिक्स्ड एक्सप्रेशन ही है। माई स्कूटर डैश अ कार, माई स्कूटर रैन इनटू अ कार। ठीक है, dashed against me, ran into a car. I must dash responsibility for success. I must take responsibility for success. Okay, हमें मुझे responsibility लेनी होगी success पाने के लिए, for मेरे success के लिए. I would like to dash my grammar. I would like to improve my grammar. Okay, clear? तो these are also fixed expressions. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे बात की गई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। यहाँ पर बोला गया है वर्ब्स को अंडरलाइन करो। तो देखिए हैव बिकम यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, ऐसे ही देखिए मैं पढ़ रही हूँ, हैव वर्ब्ड यहाँ पर ये वर्ब है। ठीक है, मेनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड ये वर्ब है। ओके, हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर आपने यूज एक चीज नोटिस करी होगी, सब में जो है वो V3 लग रही है, उसके साथ हैज या हैव यूज हो रहा है। तो इस टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? जब हैज और हैव के साथ, ठीक है, कोई एक लगे और V3 लगे, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो अब नीचे यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, यहाँ पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। इट्स वेरी सिंपल, आप कर लेंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं। पपट्स हैव लॉन्ग फैसिनेटेड ऑडियंस वर्ल्ड वाइड। पपटर्स हैव क्रिएटेड। ओके, यहाँ पर क्या लिख दोगे बच्चे? हैव एंड क्रिएटेड, ईडी लगा दोगे। ओके क्लियर। चलिए, created integrate characters and captivating stories with their skillful artistry they have mastered। अगेन दे आया ना बच्चे, तो दे के साथ हैव लगेगा। ठीक है, they have mastered the delicate movements that bring these lifeless figures to life, entertaining both children and adults। Over the years puppetry has evolved। Okay, puppetry has evolved। Okay, using modern technology while preserving traditional techniques, many puppeteers have passed down। Okay, have passed, पीछे ed लगा देना बेटा, down this their craft through generations। Okay, ensuring its continuity they have performed। Okay, have आ जाएगा एंड पीछे ed लगा दोगे। ठीक है, in theaters and televisions or at festivals conveying important cultural narratives। Okay, clear। ओके देन बच्चे लिसन एंड रिस्पॉन्ड, ये आपके पेज नंबर इस पर दिया हुआ है। ओके एंड ये आपका खुद का काम है, ये टीचर आपको करवाएगी। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स बुक एक्सरसाइज। बच्चे सारी बुक एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर ली है। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल CBSE इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।